नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम रुख करेंगे उन तमाम घटनाक्रमों का जिसके लिए आने वाले समय में साल 2020 को याद किया जाएगा। ऊपरी तौर पर देखें तो 2020 पूरी दुनिया के लिए खराब रहा। हमारे देश में भी हर किसी के लिए ये साल चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त हमेशा हमें एक अच्छी सीख देकर जाता है। तो ले चलते हैं आपको रिकैप 2020 में। साल के शुरुआत में चीन से निकला वायरस फ्रांस और इटली में तेजी से अपने पैर पसार रहा था। कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा था, लेकिन इन सब से बेखबर हमारे देश में सबकी नजरें टिकी हुई थी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। सबको जानना था कि आखिर किसके सर सजेगा दिल्ली का ताज, और जो नतीजे आए उसने संकेत दे दिए हैं कि देश की राजनीति में जनता के मुद्दों की परिभाषा बदल रही है। साल 2020 की शुरुआत हुई। सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए पूरे देश की नजरें बस एक चीज पर थीं, और वो था दिल्ली का विधानसभा चुनाव। अब से पहले तक देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव में दो ही प्रमुख दल रस्साकशी करते नजर आते थे, लेकिन ये पहली बार था कि लगातार 15 साल तक चुनाव जीतकर दिल्ली पर राज कर चुकी कांग्रेस जहां राज्य के राजनीतिक नक्शे से गायब थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। दिल्ली की राजनीति में इतनी तेजी से उभर कर आई आम आदमी पार्टी ने पिछली बार रिकॉर्ड बहुमत दर्ज कर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया था। 70 में से 68 सीटें जीतकर दिल्ली की जनता ने ये साफ कर दिया था कि उनका बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से मन उठ चुका है। साफ दिख रहा था कि अन्ना आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी का दिल्ली पर वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ा, जिसके आगे दिल्ली के तमाम बड़े बड़े नेता पानी मांगते नजर आए। आपके दिल्ली पर एक छत्र राज करने के बावजूद भी 2020 का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प था, क्योंकि पहले के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वचन पत्र बिजली फ्री करने से लेकर तमाम तरह के लूट लुभावने वादों से भरा पड़ा था, जिसका उसे भरपूर फायदा भी मिला। लेकिन इस चुनाव में ये फैसला होने वाला था कि क्या धरातल पर पार्टी अपने किए वादों पर खरा उतर पाई और क्या जनता पार्टी के काम से संतुष्ट है। 5 सालों में उनकी सरकार ने जो काम किए थे और जिनका दावा पार्टी बढ़ चढ़कर कर रही थी, उन दावों में कितना दम था और जनता उन दावों से कितनी सहमत है, उसका परिणाम निकलकर सामने आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जिसे शायद पहले से एहसास था कि दिल्ली के चुनाव में बढ़त बनाना उनकी पार्टी के लिए अंगारों पर चलने जैसा होगा, जिसमें मंजिल मिले ना मिले पर पैर जलना निश्चित था। शायद यही कारण था कि बीजेपी जनता के बुनियादी मुद्दों से तर अपने बड़े बड़े तामझाम, अपनी राष्ट्रवादी छवि से लेकर अपने प्रो हिंदू एजेंडे के साथ मैदान में उतरी और राजनीति के तमाम हथकंडे अपनाती नजर आई। बीजेपी के नेताओं ने भारत पाकिस्तान का मुकाबला, आतंकवादी, अराजक, टुकड़े टुकड़े गैंग, गोली मारो और बिरयानी खिलाने जैसे तमाम तरह के भड़काऊ नारे लगाए। और जैसा कि हर चुनाव में देखने को मिलता है, इस चुनाव में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की छवि को जमकर भुनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। दिल्ली चुनाव की कमान संभाल रहे रिकिया के पापा भी इस बार कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। चुनाव में आपकी प्रचंड जीत के बाद दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, जो नतीजों से पहले तक 48 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किए गए। बीजेपी के ये सारे पैतरे कांग्रेस के सामने शायद काम कर जाते, लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देश के दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ऐसी आंधी चली कि इसकी चपेट में आकर न सिर्फ भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर गया, बल्कि कांग्रेस तो पूरी तरह उजड़ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन दोहराते हुए 70 में से 62 सीटें जीतकर सत्ता में जबरदस्त वापसी की। दिल्ली की जनता ने तमाम आडंबरों, जुमलों और भाषणबाजी को नकारते हुए मूलभूत मुद्दों पर वोट दिया।
और नतीजा पिछले विधानसभा चुनाव में 95% सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली आपने फिर से 90% सीटें जीतकर वापसी की। तो वहीं लोकसभा चुनाव में 57% वोटों के साथ सभी 7 सीटें जीतने वाली भाजपा अपने तमाम लाव लश्कर के बावजूद भी कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। अपने भारी भरकम तामझाम और चुनावी बजट के बावजूद भी 5 सीटों का ही फायदा ले सकी और सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं कांग्रेस दिल्ली चुनाव में पिछली बार की ही तरह इस बार भी खाता नहीं खोल पाई। पार्टी ने खराब प्रदर्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में कांग्रेस के 63 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और दिल्ली की जनता ने आपके अच्छे बीते 5 साल के दावे पर मोहर लगाते हुए अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। चुनाव की दृष्टि से तो ये साल आपके लिए शानदार रहा। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, भाजपा को निराशा हाथ लगी तो वही 63 विधायकों के जमानत जब्त हो जाने के बाद कांग्रेस सदमे में चली गई। लेकिन कांग्रेस को उससे भी बड़ा सदमा लगना अभी बाकी था। मध्य प्रदेश की राजनीति में होने वाले अब तक के सबसे बड़े उलटफेर का कांग्रेस को जरा भी अंदाजा नहीं था। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ सरकार बल्कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक संरचना को ही बदल कर रख दिया। कांग्रेस के लिए ये साल बेहद खराब रहा। दिल्ली चुनाव के सदमे से पार्टी उभर भी नहीं पाई थी कि इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी बनी बनाई सरकार गंवा बैठी। फरवरी में दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी हार की समीक्षा करती, उससे पहले ही मार्च में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में वापसी करने वाली कांग्रेस 15 महीने भी नहीं टिक पाई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के पतन की रणनीति बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक जिस तरह से बेबाकी से अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, उससे स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिंधिया और उनके समर्थक नेता और मंत्रियों का मनमुटाव अब उभर कर बाहर आने लगा था। हालांकि इसकी वास्तविक झलक तब देखने को मिली जब 3 मार्च को रातों रात विधायक हरदीप सिंह डंग गायब हो गए। 3 मार्च को ही दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट के जरिए शिवराज सिंह चौहान से पूछा था कि आपके नेता बसपा विधायक रामबाई को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली ले गए हैं या नहीं। इसके बाद ही पता चलता है कि कई विधायक गायब हैं और भाजपा नेताओं के संपर्क में भी हैं, जिसकी कांग्रेस को खबर तक नहीं थी। इस बीच 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात हरियाणा से बड़ी खबर आई और पता चला कि आईटीसी ग्रांड मानेसर होटल में कांग्रेस के 4, बसपा के 2 और एक अन्य विधायक ठहरे हुए हैं। कुछ विधायक बेंगलुरु में भी बताए गए। भनक लगने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ हरकत में आए और उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को हरियाणा भेजा और जैसे तैसे रूठे विधायकों को वापस लेकर आए। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक 19 विधायक अपनी ही सरकार से खफा हैं और कांग्रेस की पहुंच से दूर बेंगलुरु में डेरा जमा चुके हैं। फिर एक तरफ कांग्रेस ने रूठे विधायकों को मनाने की कोशिश शुरू की तो दूसरी तरफ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चला। सिंधिया को मनाने और विधायकों को वापस लाने की जद्दोजहद के बीच सिंधिया ने मीडिया से छिपते छिपाते अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात ने कांग्रेस की दम तोड़ती सरकार के तोबूत पर आखिरी कील ठोक दी। इस मुलाकात के चंद मिनटों बाद ही 19 साल तक कांग्रेस का साथ निभाने के बाद सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। 10 मार्च यानी होली के दिन जहां पूरा देश और खास तौर से बीजेपी खुशियों के रंग में डूबा हुआ था, तो वहीं अपनों से चोट खाई कांग्रेस रक्त रंजित अवस्था में पड़ी थी। सिंधिया ने 11 मार्च को बीजेपी की सदस्यता क्या ली। उनके समर्थकों के बीच पार्टी से इस्तीफा देने की होड़ मच गई। बेंगलुरु से सिंधिया समर्थक 6 मंत्री और 13 विधायकों ने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को भेजे।
संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना को कारण बताकर विधानसभा का विशेष सत्र न बुलाने से लेकर सरकार बचाने के तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन तमाम कोशिशें विफल हो गयी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर ने विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। 114 सीटें जीतने वाली कांग्रेस कब 19 से 22, 22 से 25 और फिर 26 विधायकों को गंवाने के बाद 89 विधायकों पर सिमट कर रह गई। पता ही नहीं चला। 20 मार्च को फ्लोर टेस्ट के पहले ही कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ सरकार गिर गई। कांग्रेस जहां एक तरफ 15 साल बाद अपनी सरकार जाने का मातम मना रही थी, तो वही बीजेपी सरकार में वापसी की खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। लेकिन इस बीच भारत में कोरोना दाखिल हो चुका था। इधर केरल में संक्रमित मिले और उधर WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया और उसके बाद देश में जो हालात बने उसे शायद ही कोई भूल पाएगा। साल 2020 को सदी का सबसे बुरा साल माना जा रहा है और उसके पीछे कारण है कोरोना महामारी। 130 करोड़ से भी अधिक की जनसंख्या वाले देश भारत में इस संक्रमण ने न सिर्फ शारीरिक बल्कि आर्थिक और मानसिक रूप से तबाही का ऐसा मंजर दिखाया जिसकी शायद कुछ महीनों पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जनता कर्फ्यू के बाद चरणबद्ध तरीके से हुए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को सालों पीछे धकेल दिया है, जिससे बाहर निकलने में न जाने कितने साल लगेंगे। अप्रैल से लेकर जून की तिमाही में देश की जीडीपी में 40 साल के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें देश की जीडीपी में सर्वाधिक 23% की गिरावट दर्ज की गई। संक्रमितों का आंकड़ा साल के अंत तक 1 करोड़ को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 1,48,000 से भी अधिक है और इस संक्रमण से अप्रत्यक्ष रूप से मरने वालों की संख्या न जाने कितनी है। लॉकडाउन को 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे, लोग घरों में दुबक कर बैठे थे, लेकिन वो जो अपने गांव से दूर फैक्ट्रियों और कारखानों में मजदूरी करते थे, उनके लिए आजीविका का संकट खड़ा हो गया। सड़कों पर वो हालात बने जिसका शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था। फैक्ट्रियों में काम बंद हो जाने के कारण रातों रात लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए। मजदूरों के पास न कमाई का साधन बचा था, न रहने का ठिकाना, और लॉकडाउन के कारण आवागमन के सारे साधन भी खत्म हो चुके थे। ऐसे में दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र से मजदूर हजारों किलोमीटर के सफर पर पैदल ही निकल पड़े। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और न जाने कितने ही राज्यों के मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे घर पहुंचने की उम्मीद में चले जा रहे थे। चारों तरफ से मजदूरों के भूख से मरने और बीमार पड़ने की तस्वीरें आने लगी। इस बीच कई सामाजिक संगठनों ने मदद भी की। सरकार ने भी बाद में बसों का इंतजाम किया और जैसे तैसे मजदूरों को घर पहुँचाया गया। इस महामारी ने देश की बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को सबके सामने लाकर रख दिया। अब जहां साल 2021 में हम कोरोना वैक्सीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं, शुरुआती समय में तो ऐसे हालात थे कि हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों के पास टेस्टिंग किट करने के भी समुचित साधन नहीं थे। सरकार के 3 महीनों के कड़े लॉकडाउन के पीछे कारण ये भी था कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए समुचित व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए असंभव था। इसलिए सरकार के लिए लॉकडाउन करना जरूरत से ज्यादा मजबूरी मालूम पड़ती थी। फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था भी अचानक फैले इस वायरस के प्रकोप से जूझती नजर आई। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है। लोगों में अब 6 फीट की दूरी है। राजनीति में एक कहावत बहुत प्रचलित है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन कई बार इस कहावत को कुछ इस तरह से पेश किया जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में बनी नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का पूरा सार इन्हीं 2 पंक्तियों में छिपा हुआ है। 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर खासी गहमागहमी रही। भारत में कोरोना महामारी के दौर में बिहार पहला राज्य था जहां विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। कोरोना महामारी के बीच बिहार की जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में 1% अधिक लोगों ने वोट दिया। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव इस मामलों में भी खास रहा कि चुनाव में 4 गठबंधन मैदान में उतरे, जिनमें एनडीए और महागठबंधन में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भाजपा ने नीतीश कुमार को तेजस्वी के मुकाबले ज्यादा विश्वस्त और भरोसेमंद नेता के तौर पर पेश करने के लिए पूरा जोर लगा दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने चुनाव को हिंदुत्व और राष्ट्रवादी एजेंडे की ओर ले जाने की भरसक कोशिश की, तो दूसरी तरफ तेजस्वी अपने मुद्दों से टस से मस नहीं हुए और पूरा चुनाव मुख्य रूप से बेरोजगारी, प्रवासी मजदूर और बदलाव पर ही केंद्रित रहा। जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर होने वाले बिहार चुनाव में बेरोजगारी, बदलाव और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे ने उस मतदाता समूह को खासा आकर्षित किया जिसका जन्म 1995 या उसके बाद हुआ था, या यूं कहें कि वो लोग जिनके जहन में लालू के जंगल राज की कोई तस्वीर नहीं थी। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में 125 सीटें जीतकर एक बार फिर एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिला, जिसमें बीजेपी ने सीटों में इजाफा किया और 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही और सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इस चुनाव में सीटों का भारी नुकसान हुआ। 2015 में 71 सीटें जीतने वाली जेडीयू इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 43 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। इसका कारण राजद और लोजपा को बताया जा रहा है। हालांकि इस चुनाव में नीतीश कुमार पर तमाम तरह की छींटाकशी करने वाली चिराग पासवान की लोजपा भी मात्र एक सीट ही हासिल कर सकी। महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गया और 110 सीटें ही हासिल कर सका। इसमें आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महागठबंधन की हार के पीछे प्रमुख कारण कांग्रेस बनी, जो सिर्फ 19 सीटें ही हासिल कर सकी। वहीं इस चुनाव में सबको चौंकाते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 5 सीटें हासिल की। बिहार चुनाव में मिली बढ़त के बाद दिल्ली में जहां बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी, तो वहीं पंजाब में एक और चुनौती बीजेपी सरकार का इंतजार कर रही थी। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसानों का आक्रोश विकराल रूप लेने लगा था और किसे पता था कि दिसंबर आते आते किसानों का ये आक्रोश दशक के सबसे बड़े किसान आंदोलन का रूप ले लेगा। केंद्र सरकार इस साल किसानों के लिए 3 बिल लेकर आई। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल। ये बिल किसानों को एपीएमसी मंडी के बाहर भी अपनी उपज को बेचने की आजादी देता है। मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल। इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। सरकार के अनुसार छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। इस बिल के जरिए अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है, यानी अब इनका भंडारण किया जा सकेगा। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया, जो राज्यसभा से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका है। मौजूदा सरकार ने इस बिल को किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया, लेकिन पंजाब से लेकर दिल्ली तक किसान सड़कों पर है, क्योंकि किसानों को लगता है कि ये बिल उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन सरकार इस बात को सिरे से खारिज करती नजर आई है। सरकार को लगता है कि विपक्ष अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को भ्रमित कर रही है। हालांकि इस बीच उन्हीं की सरकार के घटक अकाली दल शिरोमणि से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बिल को किसानों की उपज से लेकर बिक्री तक की तमाम समस्याओं के लिए रामबाण बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष से लेकर किसान इन तमाम वादों से संतुष्ट नहीं है। किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं और आर्थिक हालातों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से साल 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। स्वामीनाथन आयोग ने इसके बाद किसानों को लेकर कई रिपोर्ट्स पेश किए, जिनमें ओपन मार्केट सिस्टम भी शामिल है, जिसका बीजेपी सरकार ने समर्थन किया। जहां कांग्रेस इस सिस्टम को मंडियों के लिए घातक बता रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार मंडियों में बिचौलियों को खत्म करने के लिए इसे एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रही है, जिसके बाद एक बार फिर से दोनों पार्टियों के बीच किसानों का खैरख्वाह बनने की रस्साकशी शुरू हो गई है। हालांकि जो तर्क आज कांग्रेस दे रही है और जिस सिस्टम की सरकार पैरवी कर रही है, अलग अलग समय में लोकसभा के अंदर ये दोनों पार्टियां किसानों की समस्याओं को लेकर एक दूसरे के उन्हीं विचारों का समर्थन करती नजर आई है। आपकी सारे तर्क का आधार ये है कि आज बाजार में बहुत सारे मिडलमैन हैं, बिचौलिए हैं। वॉलमार्ट प्रत्यक्ष रूप से किसान के पास जाएगा और जब प्रत्यक्ष रूप से किसान से सामान खरीदेगा, बिचौलिए हट जाएंगे और इसलिए किसान को उसका दाम ज्यादा मिलेगा। आप अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए। वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं,
वहां के किसान को तो इन्होंने माला माल कर दिया होता अभी तक, उनका किसान तो बहुत एफ्लुएंट होता, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं, और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा। यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं। $400 बिलियन सब्सिडी आज भारत के रुपए के साथ ट्रांसलेट कर लिया जाए तो 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं, यह आप तय कर लीजिए। तो जाहिर है कि किसानों की मांग को राजनीति से परे हटकर पूरी ईमानदारी के साथ समस्या और समाधान के नजरिए से देखेंगे तो शायद बरसों से चली आ रही अव्यवस्था में सुधार हो सकेगा। बिल में जो प्रावधान है उससे कई ज्यादा बिल में जिन चीजों का उल्लेख नहीं है उसे लेकर किसान असुरक्षित महसूस कर रहा है। किसानों के अनुसार बिल जिस भी नियत से लाई गई हो लेकिन व्यवहारिक नहीं है। हालांकि गौरतलब है कि इसी बीच हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और दूसरे कई राज्यों के किसान संगठनों ने इस बिल का समर्थन करते हुए कृषि मंत्री को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें कृषि कानून का समर्थन करने के साथ कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई थी जो ये साबित करती है कि किसानों की जमीनी स्तर पर जो बड़ी परेशानियां हैं उन्हें सुलझाए बिना सरकार के द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए लाया गया ये कानून बेमाना है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। एमएसपी की मांग को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था उसने सरकार की अनदेखी के चलते और भी बड़ा रूप ले लिया है, जहां किसान अब बातचीत नहीं सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहते हैं। कानून में संशोधन की मांग कर रहा किसान अब उस कानून को ही वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। शुरुआत में इसमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नजर आ रहे थे, लेकिन देखते ही देखते दिल्ली बॉर्डर से निकली किसानों की हुंकार की गूंज अब दूसरे राज्यों में भी सुनाई पड़ रही है। सरकार को ये समझ में ही नहीं आया कि किसानों के लिए लड़ते लड़ते वो कब किसानों से ही लड़ने लगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि किसानों की दयनीय स्थिति का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी सरकारी खजाने पर पड़ता है, तो ये स्वाभाविक भी है। और ये बिल भी सरकार की उसी कोशिश का हिस्सा है ताकि किसानों को उनकी उपज की बिक्री के लिए एक नया विकल्प मिल सके। अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सड़क जाम को लेकर लोगों की जाम माल की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर जन आंदोलन को समाप्त करने की मांग की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बिल को लेकर सरकार की नीयत पर शक करना सही नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि कृषि क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव से पहले किसानों से प्रत्यक्ष रूप से चर्चा कर उनकी भी राय लेना और गहन चर्चा करना जरूरी था, जो तब नहीं किया गया, जिसकी सरकार अब कोशिश कर रही है। इस साल हमने कई उतार चढ़ाव देखे। खेल प्रेमियों के लिए यह साल बेहद निराशाजनक साबित हुआ। कोरोना के कारण सभी तरह के आयोजनों को रद्द करना पड़ा, लेकिन इस साल भारतीय क्रिकेट फैंस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दशक के सबसे बेहतरीन क्रिकेट कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। दशक की सबसे महान और शालीन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 की शाम सोशल मीडिया के जरिए ऐलान करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
धोनी के इस तरह अचानक संन्यास लेने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। वैसे धोनी को खेलते देखने की चाह खेल प्रेमियों के मन में हमेशा बनी रहेगी। भारत के सबसे सफल विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड में हुए 2019 के वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों भारत की हार के बाद कोई मैच नहीं खेला। 16 साल के क्रिकेट कैरियर में एक कप्तान के रूप में धोनी ने कामयाबी की जो कहानी लिखी, उसके बाद किस्मत भी उनके पीछे चलती नजर आई। विकेट के पीछे हो या आगे, धोनी ने हर क्षेत्र में मिसाल कायम की। जोखिम भरे फैसले लेने में भी धोनी को जरा भी हिचक नहीं हुई। 2007 में टीम इंडिया की कप्तानी मिलने के बाद धोनी ने कहा था कि उनके लिए कप्तानी मिलना किसी परी कथा से कम नहीं है। पहली बार कप्तान के तौर पर T20 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को देकर धोनी ने सभी को चकित कर दिया। धोनी के एक फैसले ने भारत को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया, जिसके बाद धोनी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। भारतीय टीम साल 2011 में 28 साल बाद दोबारा वर्ल्ड कप चैंपियन बना, तो इसमें भी धोनी के लीग से हटकर हैरान करने वाले फैसलों का अहम योगदान रहा। धोनी ने हमेशा वही किया जो उन्हें ठीक लगा। कप्तान का मास्टर स्ट्रोक वो था जब वर्ल्ड कप फाइनल में इन फॉर्म बल्लेबाज युवराज सिंह से पहले वो खुद बल्लेबाजी करने उतरे। धोनी के इस फैसले और उनके छक्के से भारत 28 साल बाद दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन गया। धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में वो सब कुछ हासिल किया जो किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात है। धोनी ने 16 सालों में 538 मैच खेले। उनके बल्ले से 16 शतकों की मदद से 17,266 रन निकले। धोनी ने 108 अर्धशतकीय पारी खेली और उन्होंने 356 छक्के लगाए। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 829 शिकार किए। कप्तान के तौर पर धोनी ने T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। धोनी का करियर इतना बेमिसाल रहा जिसके बारे में दूसरे क्रिकेटर कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटे से शहर रांची का नौजवान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ेगा, ये किसे पता था। हमारी पीढ़ी खुशकिस्मत रही कि हमने दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी को खेलते देखा। गिरते हैं शेसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शायद महेंद्र सिंह धोनी का भी यही फलसफा रहा। साल 2021 से हम सभी को उम्मीद है। तो रिकैप में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी।